क्लास 12th का जो बिजनेस स्टडीज है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो होता क्या है और मैनेजमेंट के फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। इवन पार्ट 1 के अंदर ही हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और आज हम इस मैनेजमेंट टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है क्लास, देखो इस पूरे बिजनेस स्टडीज में जब भी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है उसके बेनिफिट्स। और बेनिफिट कहीं ना कहीं फीचर से रिलेटेड होते हैं। भाई देखो, किसी चीज का जो फीचर है उसी से ही तो उसका बेनिफिट निकलेगा ना क्लास। उसका जो फीचर है उसी से ही आप उसके बेनिफिट्स को निकालोगे। तो जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ते हैं। आप सबसे पहले बात ध्यान रखना, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय द फॉलोइंग अ डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ये लाइन क्यों लिखा है? क्योंकि क्लास आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल। जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को बाय चांस अचीव नहीं करते, वो जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी बात, अ बिजनेसमैन रीच टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेसमैन टॉप पे पहुंचता है तो वो अपने अपनी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की वजह से पहुंचता है। ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और उसको उसका डेवलपमेंट जरूरी है। नेक्स्ट है, दीज आर द फॉलोइंग इंपोर्टेंस। अब इसी हाईलाइट को, इसी स्टेटमेंट को हाईलाइट करते हुए हमें इसके इंपोर्टेंस लिखने। जो पहला इंपोर्टेंस है, जो पहला बेनिफिट है कि जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। आप सबको पता होना चाहिए जो बिजनेस मैनेजमेंट का, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्लास? गोल ओरिएंटेड। तो जो मैनेजमेंट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है गोल को अचीव करना। तो उससे हमें फायदा क्या होगा? हम अपने गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? टाइमली। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? लो कॉस्ट। तो कम से कम लागत में और समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट का फायदा है। दूसरा, मैनेजमेंट हमारी मदद करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। देखो जैसे मैंने गोल इसके अंदर लिखे हुए हैं ना इंपॉर्टेंस, तो मैंने साइड में भी इस तरीके से ब्लॉक बना के लिख रखा है। अगर आप एग्जामिनेशन में एक दो पॉइंट को, एक दो क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे तो एक अच्छा मतलब कि पेज, तो पेज आपके अच्छे खासे भर जाएंगे। पहली बात तो, दूसरी बात आपको अच्छा लगेगा, टीचर को चेकिंग करते वक्त भी अच्छा लगेगा कि हाँ भैया कुछ बच्चे ने डाला है प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली बात क्या है? गोल को अचीव करने में मदद करता है। कौन से गोल को? ऑर्गेनाइजेशन गोल को। दूसरा, आपके जो पर्सनल गोल है और जो ग्रुप गोल है, जो ग्रुप बनाया जाता है क्लास, उनका गोल और जो पर्सनल गोल है वो भी मैनेजमेंट अचीव करने में मदद करता है। थर्ड क्लास, मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट हमारी मदद करता है कि अगर कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो हम इंटरनल इन्वायरमेंट में उस चेंज को करेंगे, और बाहर अगर कोई बदलाव आता है तो अंदर भी हम उस बदलाव को अडॉप्ट करेंगे। दे मोटिवेट एम्प्लॉइज, प्रोवाइड देम ट्रेनिंग सो दैट दे कैन अडॉप्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो क्लास वो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो बिजनेस के मतलब जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। बाहर अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज को वो अंदर भी लागू कर सके। फोर्थ पॉइंट क्लास, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। ध्यान रखना, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन हर जगह लिख सकते हो आप। जो मैनेजमेंट है वो तालमेल को बढ़ाता है। मैनेजमेंट इंश्योर दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ग्रुप वर्क इन कोऑर्डिनेशन। क्लास देखो, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं, लेकिन हर ग्रुप का, हर डिपार्टमेंट का गोल जो है वो एक ही है, वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है, सबके फंक्शंस एक ही तरफ है गोल को अचीव करना, तो सबके फंक्शन में एक इंटीग्रिटी लेके आता है ताकि हर कोई मिलके काम करे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। ध्यान रखना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान अच्छा नहीं बनाएगी, सेल डिपार्टमेंट सामान अच्छे से कैसे बेचेगी? तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से मिलके हार्मनी से काम करें तभी गोल को अचीव हो सकता है। नेक्स्ट क्लास, मैनेजमेंट हेल्प्स टू डेवलपमेंट सोसाइटी। आपको पता है सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? सस्ता सामान बेचना, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेचना, मिलावट नहीं करना, वीकर सेक्शन को रोजगार देना, इकोनॉमिक वेल्थ में कंट्रीब्यूट करना, एक एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे।
तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं क्लास मदद करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। ये मैनेजमेंट का जो गोल है वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव, वो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, जिसमें वो लोग सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप अगर फीचर अच्छे से याद करो तो फीचर से ही उसके बन जाते हैं ये इंपॉर्टेंस यानी कि उसके बेनिफिट। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और प्रोफेशन, ये तीनों में से कोई एक एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज साइंस, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो अब सबसे पहली बात, आपको मैनेजमेंट साइंस क्यों है? वैसे तो मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, लेकिन मैनेजमेंट को साइंस किस हिसाब से कहा जाता है? क्योंकि क्लास जो साइंस के फीचर हैं और जो मैनेजमेंट के फीचर है वो मेल खाते हैं। साइंस के कुछ फीचर ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के फीचर से मैच करते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस होता क्या है? साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट। क्लास ध्यान रखना, साइंस हमेशा फैक्ट्स पे बात करता है। साइंस कभी भी कोई मनगढ़ंत कहानी के ऊपर विश्वास नहीं करता। साइंस हमेशा बात करता है फैक्ट्स की, कि फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है, साइंस उसकी बात करता है। तो मेन फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलो। साइंस के जो मेन फीचर है वो क्या क्या फीचर है क्लास साइंस के? तो सबसे पहला जो पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ध्यान रखना। हाँ प्रणय, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई बात नहीं। आज ही क्लास थोड़ी सी गलत टाइम पे ही हुई है, बट कोई बात नहीं, आप समझ लो अच्छे से। सबसे पहला जो पॉइंट है साइंस का, अब ढंग से देखो, आप सबका टारगेट होगा किसी भी कीमत पे चैप्टर 1 अच्छे से याद कर लेना है, किसी भी कीमत पे। मैंने सारे नोट्स दे दिए आपको, हर चीज़ यहाँ पे आपकी होगी। आज मैं खत्म भी कर दूंगा चैप्टर को, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा भी नहीं है। 5 नंबर पक्के करो, इनके हेडिंग्स को याद कर लेना। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और हर जगह ये आता है, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे प्रोफेशन हो, हर जगह आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्लस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे क्लास प्रोफेशन हो, हर किसी में पढ़ने के लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है, प्रॉपर बुक्स होती हैं, प्रॉपर कंटेंट होता है। आप उनको पढ़ के समझ के ही आप आगे उसमें जा सकते हो। Like in science, systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science। यानी कि साइंस के अंदर सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जिससे क्लास आप साइंस की नॉलेज ले सकते हो। कोई कितना ही एक्सपीरियंस डॉक्टर क्यों ना हो, जब तक उसने किताबें पढ़ी ना हो, जब तक उसको डॉक्टर की डिग्री ना मिली हो, आप कभी भी उससे अपना ऑपरेशन नहीं कराना चाहोगे। भले ही सर्दी जुकाम की दवाई उससे ले लो, लेकिन ऑपरेशन आप कभी नहीं कराओगे, क्योंकि क्लास आपको भरोसा पक्के डॉक्टर पे ही होगा। और वो पक्का डॉक्टर कैसे बनेगा? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस को पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है, स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है, और सेम टू सेम मैनेजमेंट को भी पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत होती है। और इसी वजह से आप लोग बिजनेस स्टडीज की किताब को पढ़ते हो। आप विदाउट बुक्स पढ़े मैनेजर नहीं बन सकते, और ना ही क्लास विदाउट विदाउट बुक्स पढ़े आप कोई साइंटिस्ट बन सकते हो, ना ही क्लास डॉक्टर बन सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये फीचर साइंस का है जो कि मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं बच्चों, उनको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाके ये प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत बनाए जाते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप बाय डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। कोरोना वायरस की दवाई बनाई जा रही है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे तब जाके दवाई बनाई जाएगी। सिमिलरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व मल्टीपल टाइम्स and human behavior is predicted, so the feature of management so this feature is present in management। यानी कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस का फीचर भी है और मैनेजमेंट का भी। बेस्ड ऑन रिपीटेड एंड एक्सपेरिमेंट, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है उनको बार बार अलग अलग इंसानों के ऊपर, जानवर के ऊपर टेस्ट किया जाता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस की जाती है, तब जाके कहीं वो नियम कानून में लेके आता है, यानी कि तब जाके मार्केट में आता है वो। सिमिलरली मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, आप ना मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल, ठीक है। फेयोल, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल, एफ डब्ल्यू टेलर के क्लास 5 प्रिंसिपल, और इसमें मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, फटीग स्टडी है। तो जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, वो एक बार में नहीं बनाया गया, उसके भी कई एक्सपेरिमेंट होते हैं, कई रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, तब मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये फीचर आपका मैनेजमेंट का
सॉरी साइंस का जो है वो मैनेजमेंट में इंक्लूड है। तीसरा पॉइंट जो है क्लास यूनिवर्सलिटी, ये पॉइंट मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये फीचर मैनेजमेंट का नहीं है। क्लास साइंस के जो भी सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, वो पूरी लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। समझ रहे हो बात को? साइंस का सिद्धांत ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओम्स लॉ, या आपने क्लास न्यूटन की थ्योरी पढ़ी होगी, ये सारी चीजें क्लास आपने जो पढ़ी है, मैंने भी वही पढ़ी थी, और हमारे 10 साल बाद भी कोई ना कोई पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं साइंस में, उनकी लाइफ यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में क्लास किसी भी कीमत में जो लाइफ है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। समझ रहे हो बात को? मान लो लोग आज कैसे हैं, हर हर इंसान का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग अलग है। यानी कि क्लास, अगर मान लो दो बच्चे हैं तो दोनों को सिखाना हो तो दोनों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, सबके लिए सेम नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल साइंस के हैं वो सारे सेम होते हैं और हमेशा के लिए वैलिड होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में समय बदलता रहता है, लोगों की जरूरतें बदलती हैं, तो उनको मैनेज करने का तरीका जो है वो बदलता रहता है। तो यानी कि जो तीसरा प्रिंसिपल है साइंस का, मतलब पहला तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, दूसरा बेस्ड ऑन क्या है, रिपीट एक्सपेरिमेंट, तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी पॉइंट जो है क्लास वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है यहां तक? सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट के 3 फीचर हैं और आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट में पाए जाते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट सबसे ज्यादा क्या है क्लास, आर्ट है। Art can be defined as a systematic body of knowledge which require creativity। Art क्या होता है, कला। कला में क्या चाहिए क्लास, क्रिएटिविटी चाहिए। अगर कोई धुन बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, तो उसको अलग अलग धुन चाहिए, नई नई क्रिएटिविटी चाहिए। सॉन्ग्स में पुराने सॉन्ग्स को नया बना के बेचते हैं। प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, और प्रैक्टिस चाहिए। कोई पेंटर है, पेंटिंग कर रहा है, तो भैया बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। तो आर्ट में 2 चीजें जरूरी है, पहला प्रैक्टिस, दूसरा क्रिएटिविटी। बोलो क्या क्या जरूरी है, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी। क्या क्या जरूरी है बताओ, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। तो मेन फीचर ऑफ आर्ट क्या क्या है, सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी क्लास आर्ट में भी साइंस की तरह किताब होती है, राग होते हैं, धुन होते हैं, उनको पढ़कर, उनको रियाज होता है क्लास, उनको पढ़कर, उनको समझकर ही क्लास साइंस में भी जैसे समझा जाता है, आर्ट में भी क्लास उनको पढ़कर ही आगे चला सकता है। इन आर्ट systematic study material is available to acquire the theoretical knowledge, this feature is present in management। यानी क्लास ये फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। मैनेजमेंट में भी किताबें पढ़कर, स्टडी मटेरियल पढ़कर थियोरेटिकल नॉलेज को लिया जाता है, एज इट इज आर्ट में भी बुक्स को पढ़कर, स्टडी मटेरियल को पढ़कर हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज को लेते हैं। सेकंड पॉइंट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। प्लस पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आर्ट में ना हम अपना कुछ पर्सनल टच देते हैं। हर सिंगर क्लास अपने गाने में, धुन में कुछ अपना पर्सनल अंदर से ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ये नहीं कि बस कहीं से सीखा उसी को कर दिया, थोड़ा आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, कुछ नई नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। इन आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ, every artist must have personal skills and creativity to apply that knowledge। यानी कि आप अपनी खुद में उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी डालोगे, जान डालोगे उसके अंदर। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा है, अगर एक एम्प्लॉय जिद्दी है तो उसको कैसे मनाना है, उससे काम कैसे करना है, वो मैनेजमेंट का तरीका अलग होगा और दूसरा एम्प्लॉयज के लिए अलग होगा। एक कमजोर है उसके लिए अलग होगा, तेज है उसके लिए अलग होगा। प्रिंसिपल ऑन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग लोगों के लिए मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से सबको गाइड करता है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट जो है उसमें भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, उसमें भी स्टडी मटेरियल है, और आर्ट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है और आर्ट में भी स्टडी मटेरियल है। क्लियर है यहां तक? तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो एन आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट है उसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है परफेक्ट बनने के लिए। एज वी ऑल नो, आर्ट इज ओनली इंटरेस्टिंग व्हेन इट मेक्स सम क्रिएटिविटी। आर्ट, कला तभी अच्छा लगेगा जब कुछ नई नई चीजें ऐड होती चली जाएंगी। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में भी क्लास यही है, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस से होता है, क्रिएटिविटी, नई नई चीजें लेके आते हैं एम्प्लॉयज से काम कराने के लिए, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके लेके आते हैं। तो आर्ट्स भी जो है वो
प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे बेस्ड है और मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी बेस्ड है, जिसकी वजह से आर्ट के तीनों फीचर जो है वो मैनेजमेंट के फीचर में पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को ज्यादा क्या कहते हैं, आर्ट। पहला पॉइंट बताओ क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्लियर है? तीसरे पे आते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशनल मतलब एक्सपर्ट, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, माहिर। तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइन एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि आपको उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो प्रोफेशनल, लाइक प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल एडवोकेट, प्रोफेशनल टीचर, दे आर प्रोफेशनल। या प्रोफेशनल डॉक्टर्स, समझ रहे हो बात को? एंड ट्रेनिंग, नॉलेज और ट्रेनिंग उनके पास होती है विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, जिसके अंदर हर कोई एंट्री नहीं ले सकता। क्लियर है? द मेन फीचर ऑफ साइंस इन प्रोफेशन आर, मेन फीचर क्या है? पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लास, जिस तरीके से साइंस में, आर्ट में किताबों की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से मैनेजमेंट में और प्रोफेशन में भी स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं क्लास, या कोई भी अपने काम में एक्सपर्ट है वो प्रोफेशनल है। तो उस सिचुएशन में उसने प्रॉपर किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको पढ़ी है, उसे नॉलेज ली है, और सेम टू सेम ये फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। सेकंड सेकंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्लास, हर कोई प्रोफेशनल बन नहीं सकता विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री। बिना डिग्री के डॉक्टर तुम नहीं बन सकते, बिना डिग्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, भले ही तुम्हें सीए का पूरा काम आता हो, तुम्हें डॉक्टर का पूरा काम आता हो, लेकिन नहीं, विदाउट डिग्री आप डॉक्टर नहीं बन सकते। नो वन कैन एंटर इन प्रोफेशन, तभी इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी इसमें रोका गया है, किसी को आने की परमिशन नहीं दी है। जो डिग्री लेगा वही आ पाएगा। लेकिन ये चीज क्लास, सेम टू सेम ये चीज मैनेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजर के पास अगर प्रॉपर स्किल्स है तो वो किसी कंपनी का मैनेजर बन सकता है। आप देखो, हमारे देश में इतने सारे लीडर हैं, नेता हैं, जो क्लास कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेजमेंट करते हैं और पूरे देश को संभालते हैं। समझ रहे हो बात को? मैनेजमेंट करते हैं और वो पूरे के पूरे देश को संभालते हैं। यही चीज है क्लास यहाँ पे, कि जो एंट्री है वो क्या है क्लास, रेस्ट्रिक्टेड है, हर किसी को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट क्या है, सर्विस मोटिव। जो मैनेजमेंट का मोटो है, भैया मैनेजमेंट हम लोग सर्विस सेवा करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उनका काम पैसा कमाना है, लेकिन जो मेन मोटो है वो देश की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर रास्ते में जा रहा है, उसके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उस सिचुएशन में क्लास उससे पैसे नहीं मांगेगा, सेवा करेगा। पहले सर्विस मोटिव है, सेवा दिया जाएगा, उसके बाद जाके कहीं बाद में पैसों की बात होगी। तो अपने क्लाइंट को सर्विस देना ही प्रोफेशनल्स का मेन मोटो है। समझ रहे हो बात को? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देखो प्रॉफिट कमाना तो सबका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन भैया मैनेजमेंट में तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ बताया था ना मैंने आपको, एसपीजी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अगला है क्लास, देखो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है क्लास यहाँ तक? जैसे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उससे सारे डॉक्टर्स जुड़े रहते हैं। उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल से कौन जुड़े होते हैं क्लास, एडवोकेट जितने भी होते हैं। तो जो भी प्रोफेशनल्स है ना, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका एक एसोसिएशन होता है, संघ होता है, वहां से वो लोग जुड़े हुए रहते हैं, ताकि कल को अगर उस प्रोफेशन को ढूंढना हो, उस इंसान को ढूंढना हो, तो हम उसके एजेंसी से सारी डिटेल उसके निकलवा सकें, उसके बचपन से लेकर पूरे एंड तक सारी डिटेल उनके पास रहती है। तो उसी तरीके से क्लास, जो मैनेजमेंट में लेकिन क्लास इस तरह का कोई भी फीचर नहीं है। तो जो प्रोफेशन है उसके बहुत कम फीचर मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट बेसिकली आर्ट एंड साइंस है, और सबसे ज्यादा आर्ट, क्योंकि आर्ट के सारे फीचर जो है वो मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। तो आप किसी भी कीमत में आर्ट साइंस प्रोफेशन वाला टॉपिक जो है उसको अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। देखो मैंने आपको बार बार बताया है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। सुन लो अच्छे से जरा, एक मिनट। काम को अगर हम समय पे पूरा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। टाइम पे, इसमें टी पहले आ रहा है। टी मतलब इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में अगर हम क्लास करते हैं तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी।
और टाइम पे पूरा करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिवनेस। दूसरा है क्लास ओरिएंटेशन। इफेक्टिवनेस मतलब टाइम ओरिएंटेड। ध्यान रखना यहाँ पे टाइम पे काम को पूरा करने की बात कही गई है। कहते हैं कि भाई अगर कोई मैनेजर इफेक्टिव है, सुनना सुनना अच्छे से, अगर कोई मैनेजर इफेक्टिव है तो उसका मेन मोटो है कि भाई टाइम पे काम पूरा होना चाहिए, भले ही रिसोर्सेस का वेस्ट हो जाए, खर्चा ज्यादा हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं, काम टाइम पे होना चाहिए। और जो एफिशिएंसी है क्लास, जो एफिशिएंसी है उसका मतलब क्या है क्लास, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे अगर कोई मैनेजर एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है कि वो कम से कम कॉस्ट में काम को करता है, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए। तो यहाँ पे कहता है टाइम पे काम पूरा होना, मतलब काम जो है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए। ये कहता है कॉस्ट ओरिएंटेड, कम से कम लागत में होना चाहिए। यहाँ पे क्लास कहते हैं राइट टास्क होना चाहिए क्लास, अचीविंग द एंड रिजल्ट डूइंग द राइट टास्क। और यहाँ पे रिड्यूसिंग द कॉस्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लास एंड रिजल्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास, कॉस्ट को रिड्यूस करना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट को अचीव कर लो भाई किसी भी तरीके से। यहाँ कहते हैं कॉस्ट को कम से कम, लागत हमारी कम से कम होनी चाहिए ताकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा होना चाहिए। और मेन कंसिडरेशन क्या है क्लास, डूइंग द राइट टास्क। यहाँ पे डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे, सही टास्क करना है क्लास इन सही वे, ये राइट वे में और ये सही टास्क में। तो ये है बच्चों, आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं इफेक्टिवनेस में अगर टी पहले आ गया, टी से टाइम, ध्यान, इफेक्टिवनेस मतलब काम को टाइम पे पूरा करना, और जो दूसरा बचा है वो काम को लो कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में काम को पूरा करना है। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये डिफरेंस हो गया। तो आप ध्यान रखना, आप बच्चों प्लीज लापरवाही मत करना, किसी भी कीमत में आपको ये टॉपिक खत्म करना ही करना है। समझ रहे हो बात को, आज ये खत्म करना ही करना है। चलो नेक्स्ट अगले क्लास टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं क्लास मैनेजमेंट में लेवल्स की। ठीक है, मैनेजमेंट में लेवल की। क्लास मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। मैनेजमेंट की क्लास कितने लेवल हैं, 3 लेवल है। पहला लेवल है क्लास यहाँ पे टॉप लेवल, सबसे ऊपर जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, मालिक। दूसरा मिडिल लेवल। तीसरा होता है सुपरवाइजरी लोअर लेवल या ऑपरेशन लेवल। चौथे लेवल पे हमारे आते हैं एम्प्लॉयज। चौथे लेवल पे कौन आते हैं क्लास, एम्प्लॉयज। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल पे क्लास कौन कौन होते हैं, टॉप लेवल पे होते हैं क्लास जो हाई प्लानिंग, ध्यान रखना मैंने शॉर्ट में समझा दिया यहाँ पे। टॉप लेवल वाले ना प्लानिंग ज्यादा करते हैं, हाथों का प्रयोग कम, दिमाग का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इनके पास हाई अथॉरिटी होती है और ये सारी चीजें अरेंज करते हैं। ये 3 चीज याद रखना। जो भी टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनका क्लास काम क्या होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाना, पॉलिसी बनाना, कंपनी क्या करेगी कैसे करेगी, रिसोर्सेस को कैसे अरेंज करेंगे, पावर इनके पास सबसे ज्यादा होती है। ऐसे लोग टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। लाइक बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट कंपनी का, वाइस प्रेसिडेंट, जीएम, जनरल मैनेजर, प्लस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चेयरमैन, ये सारे लोग टॉप लेवल मैनेजर्स है। किताब में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बोलेगा आपके ग्रैंडफादर वाइस प्रेसिडेंट है किसी एक्स वाई जी लिमिटेड में, तो आप मुझे बताओ एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो अपनी कंपनी में क्या क्या काम करते होंगे। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में है वो, तो टॉप लेवल मैनेजर्स क्या क्या काम करते होंगे। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। अब आते हैं क्लास मिडिल लेवल मैनेजर। कौन कौन होते हैं क्लास मिडिल लेवल मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, किसी डिपार्टमेंट का हेड, डिविजनल हेड हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ध्यान रखना प्लांट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं। और जो लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल के जितने भी सुपरवाइजर हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे फॉरमैन हो, चाहे खाली सुपरिटेंडेंट हो, क्लर्क हो, सेक्शन ऑफिसर हो, सब डिपार्टमेंट हो, खाली एग्जीक्यूटिव हो, सुपरवाइजर हो, ये सब क्लास लोअर लेवल मैनेजर्स हैं। और इन तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। तो बेसिकली मिडिल लेवल की अगर बात करें तो उनका काम होता है क्लास की लिंकिंग पिन, टॉप लेवल और लोअर लेवल को जोड़ता कौन है, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल लिंकिंग पिन है, ध्यान रखना लिंकिंग पिन दोनों को जोड़ता है। और मिडिल लेवल का काम होता है रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती करना। मिडिल लेवल काम क्या होता है क्लास, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती करना। और लोअर लेवल का काम होता है एम्प्लॉयज से कनेक्ट रहना। लोअर लेवल सबसे सगे किसके होते हैं, एम्प्लॉयज के। क्यों, उनसे वो जुड़े रहते हैं, एम्प्लॉयज के साथ जुड़े रहते हैं लोअर लेवल, उनकी मदद करते हैं, उनके काम में कोई बाधा आती है उसको खत्म करते हैं। और जो मिड हो, सीधी सी बात है,
टॉप लेवल मैनेजर प्लान किसको देगा? मिडिल वाले को। मिडिल वाला वो किसे पास करेगा? लोअर वाले को। लोअर वाला सारा प्लान पॉलिसी किसको पास करेगा? सारा रूल रेगुलेशन किसको पास करेगा क्लास? जो एम्प्लॉयज के साथ हैं, जो एम्प्लॉयज हैं उनको। क्लियर है यहाँ तक? और एक बात ध्यान रखना, अथॉरिटी मतलब होता है पावर। बच्चों ध्यान रखना, एम्प्लॉय नीचे लेवल पे एम्प्लॉय है, सबसे नीचे जो होता है एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयज जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं ना, ये तो मैनेजर है। 1 2 3 पे तो मैनेजर है। जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर, कैजुअल वर्कर और परमानेंट वर्कर, वो आते हैं लोअर लेवल के भी नीचे। क्लियर है? अब अथॉरिटी मतलब क्लास क्या होता है? पावर। ध्यान रखना सब लोग, अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर। बताओ पावर कहाँ से आएगा? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? पावर किधर से? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? पावर कहाँ से जाएगा? पावर आएगा ऊपर से नीचे। जो भी पावर है क्लास वो टॉप टू बॉटम, टॉप से पावर जो है वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? टॉप टू बॉटम। और जो रिस्पॉन्स अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है पता है? आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? जवाबदेही। अगर काम क्लास पूरा नहीं हुआ है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यू आर आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अगर काम पूरा नहीं हुआ भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा भाई काम क्यों नहीं हुआ। यानी कि यू आर अकाउंटेबल, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। जवाबदेही कहाँ से जाती है क्लास? नीचे से ऊपर जाती है। और पावर जो आता है वो ऊपर से नीचे आता है। अब तीनों लेवल के मैनेजर्स का जो आपका फंक्शन है वो आप याद रखना। बहुत ही आसान है क्लास, थोड़ा सोचो। टॉप लेवल मैनेजर क्या करते हैं? सबसे पहली बात, टॉप लेवल मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजर। प्लान पॉलिसी कौन बनाएगा? प्लान पॉलिसी, पॉलिसी समझते हो ना क्लास? रूल रेगुलेशन, हम उधार नहीं बेचेंगे, हमारी पॉलिसी है। हम 60% से कम में बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगे अपने कॉलेज में, ये हमारी पॉलिसी है, कॉलेज की पॉलिसी है। तो ये कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजर। सारे रिसोर्सेस को, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनेंस हो, चाहे फिक्स असेट हो, इन सब को अरेंज कौन करेगा? भाई अरेंज तो टॉप लेवल मैनेजर करेंगे ना इन सब चीजों को अरेंज। ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर का जिम्मेदारी किसका है? ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करनी चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, देश का भला होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का भला होना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? टॉप लेवल की। टॉप लेवल मैनेजर्स सरकार से जुड़े हुए होते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड से भी। यानी इनका कनेक्शन सरकार के साथ होता है, सरकार से जमीन लेनी होती है इनको, रूल रेगुलेशन पता करने होते हैं। तो ये सरकार से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। ठीक है, कनेक्ट विद द गवर्नमेंट और आउटसाइड द वर्ल्ड। और इवन टॉप लेवल मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर जो भी काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो लोग जो नीचे काम कर रहे हैं मिडिल लेवल, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो क्लास फंक्शन को रट्टा मत मारना, थोड़ा सोचना समझना, आराम से फंक्शन याद हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मेन फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या है? सबसे पहला है ट्रांसफर प्लान पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल। भाई देखो, ये रहा टॉप, ये रहा मिडिल, लोअर। तो ऊपर से जो भी पॉलिसी आई है उनको नीचे लेवल पे भेजने का जो काम है वो मिडिल लेवल का है। तो मिडिल लेवल इज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर। तो टॉप लेवल वाले ने जो पॉलिसी बनाई, जो रूल रेगुलेशन बनाए, वो सारी पॉलिसी रूल रेगुलेशन वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप से नीचे भेज देगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट। ध्यान रखना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करते हैं? रिक्रूटमेंट। क्लास रिक्रूटमेंट मतलब एम्प्लॉयज की भर्ती करना, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कराने का काम किसका? मिडिल लेवल। यानी किस एम्प्लॉयज को लेना है ये कौन देखेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इवन मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। देखो, अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दोगे ना तो वो काम बहुत अच्छे से करेगा। तो ये काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का। इवन मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम अच्छे से चले, इसीलिए क्लास जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कोऑपरेट करते हैं किसके साथ? क्लास अदर डिपार्टमेंट के साथ। नेक्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट। उसका फंक्शन क्या है? जो ऊपर से पॉलिसी आई है मिडिल लेवल से उसको एम्प्लॉय तक भेजना और एम्प्लॉय की समस्या को ऊपर तक भेजना। आप देखो, ये रहा लोअर, एम्प्लॉय की समस्या को ऊपर भेजना और ऊपर से जो चीजें हैं क्लास वो एम्प्लॉयज को भेजना।
तो ये सारी चीजें जो हैं क्लास आपका मिडिल लेवल काम करता है, सॉरी लोअर लेवल। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो पढ़ के देखो, represent the problems or grievances of workers before the middle level management। यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो वर्कर की समस्या, वर्कर की दिक्कत को वो पहुंचाते हैं किसको क्लास, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। दूसरा, मेंटेनिंग गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। भैया वर्कर जहां पे काम कर रहे हैं उनको उनकी जान को, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान तो नहीं है ना, वो चेक करते हैं क्लास कौन, लोअर लेवल। यानी कि वर्कर की सेफ्टी, वर्कर प्लेस की सेफ्टी, जहां वर्कर काम कर रहा है, वर्कर की समस्या को मिडिल लेवल तक ले जाना, ये सारा काम जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखो, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी पॉइंट लिख सकते हो अगर वो सही है तो, ठीक है। हेल्प्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ध्यान रखना, ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, सॉरी लोअर लेवल मैनेजर जो हैं, वो मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसमें क्लास रिक्रूटमेंट, बच्चों रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती करना। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, भर्ती करना। यानी कि कहीं ना कहीं क्लास इस बात की जिम्मेदारी है कि जो वर्कर हैं और जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। तो मिडिल लेवल मैनेजर जब किसी एम्प्लॉय को भर्ती करना होता है, किसी का ट्रांसफर करना होता है, किसी का प्रमोशन करना होता है, तो मिडिल लेवल वाले जो मैनेजर्स होते हैं वो लोअर लेवल वाले मैनेजर से पूछते हैं कि भाई कौन अच्छा एम्प्लॉयज है, किसको भर्ती करना है, और उसका प्रमोशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लास लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो मदद करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिक्रूटमेंट करने में। क्लास बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कंटिन्यू आपने मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको एक पॉजिटिव वाइब्स देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ आप कर रहे हो, आप ही की वजह से कंपनी टिकी हुई है, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, उनकी हेल्थ कंडीशन ख्याल रखना चाहिए, उनका मोरल अप होगा तभी तो अच्छे से काम करेंगे वो। तो क्लास कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो मोरल बढ़ाती है किसका, एम्प्लॉयज का। क्लास लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट विथ एक्चुअल वर्क फोर्स। क्लास वर्क फोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के वो उन तक पास कर देते हैं कि भाई काम ऐसे करना, ऊपर से ऐसे ऑर्डर आया। तो ये तीन आपने क्लास ध्यान रखना है पॉइंट, मतलब कि फंक्शन टॉप, मिडिल और लोअर। ओके, अब आते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन। अब मान लो कि आपको एक बहुत अच्छी पार्टी देनी है, सब लोग ध्यान रखना, आपका बर्थडे है या आप 12th में बहुत अच्छा आपने टॉप किया है, आपको पार्टी देनी है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। क्या करोगे क्लास, प्लानिंग, कि भाई मुझे पार्टी में किस किस को बुलाना है, पार्टी कैसे कैसे देनी है, सारी चीजें आप पहले से प्लान कर लोगे, दिमाग में सारी चीजें फिट कर लोगे, पूरी प्लानिंग कर लोगे। प्लानिंग करने के बाद क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, मैन और मटेरियल, काम को कौन करेगा, रिसोर्सेस कितने आएंगे, सब चीज को ऑर्गेनाइज करना। मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पहले हमने प्लान किया फिर ऑर्गेनाइज किया। अब उसको काम को करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय को भर्ती करेंगे, यानी कि स्टाफिंग, हम एम्प्लॉय को हायर करेंगे कि भाई हमने काम तो डिसाइड कर लिया, अब इस काम को करने के लिए ये एम्प्लॉयज चाहिए, एम्प्लॉय हायर कर लिया आपने। एम्प्लॉय हायर करने के बाद क्या करोगे, एम्प्लॉय आ गए तो आप उनको बताओगे, जैसे आपके मान लो घर में कोई शादी वगैरह होती है ना, तो आपके घर के कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, टेंट वाले को, खाना बनाने वाले को, कि भैया इस तरीके से काम करना है, उनको डायरेक्शन। डायरेक्टिंग देने के बाद लास्ट में क्या करते हो, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जो आपने सोचा था पहले प्लानिंग, क्या काम उसी हिसाब से चला है, लाइन बाय लाइन, क्या आपने जो सोचा था वही हुआ है, आपने 90% लाने के बारे में सोचा था तो क्या 90% आपके आए, इसको कंपेयर करना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, मैन और मेटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग के अंदर हम भर्ती करते हैं क्लास एम्प्लॉयज को, डायरेक्टिंग का मतलब क्लास ये है कि हम दिशा देते हैं, उनको बताते हैं भाई काम ऐसे ऐसे करना है, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और लास्ट में हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं क्लास किससे, जो हमने प्लान किया था उस परफॉर्मेंस से। क्लास ये ही 5 के 5 हो गए मैनेजमेंट के फंक्शंस। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन है क्लास प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 है, ऑर्गेनाइजिंग 5 चैप्टर है, प्लानिंग ऑर्गेनाइज स्टाफिंग जो है क्लास वो आपका अगला चैप्टर 5th, डायरेक्टिंग जो है मतलब कि नहीं, प्लानिंग जो है 4th है, ऑर्गेनाइजिंग जो है क्लास 5th है, 6th है स्टाफिंग, 7 है डायरेक्टिंग, 8th है कंट्रोलिंग। क्लियर है यहाँ तक, तो ये ध्यान रखना। तो प्लानिंग क्या है क्लास, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस है, जहाँ पे एडवांस में सोच लिया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है क्लास, और इस काम को कौन करेगा, हर चीज पहले से
एडवांस में सोच लिया जाता है, गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाए जाते हैं, वो है क्लास प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, एक बार प्लान बन गया तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्री मतलब पहले, डिटरमाइन मतलब निर्धारित करते हैं कोर्स की भी काम को आगे किस किस तरीके से करेंगे, वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजिंग है। स्टाफिंग जो है वो एम्प्लॉय को भर्ती करना है। डायरेक्टिंग के अंदर हम दिशा देते हैं कैसे करना है काम को। इट रेफर्स टू टेलिंग पीपल, लोगों को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड इट इनिशिएट एक्शन। इन दिस फंक्शन instructions are given to employees, supervising the activities of employees, motivating them, communicating them। हम क्लास यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं, एम्प्लॉयज की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लीडरशिप ऑल्सो इंक्लूड इन दिस फंक्शन। लीडरशिप क्या करता है, एक लीडर पूरे ग्रुप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, किसके गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल की अचीव करने के लिए। एक लीडर होता है जो क्लास 10 20 या 50 बंदों का होता है, और वो सारे एम्प्लॉयज को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमको अचीव करना है, उन सबको ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ ले जाता है। और लास्ट है क्लास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है क्लास कि हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हम उसे कंपेयर करते हैं क्लास किससे, जो हमने प्लान किया था उससे। तो ये 5 के 5 जो हो गए वो हो गए क्लास आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये लास्ट पार्ट है, समझ लो लास्ट पोर्शन है मैनेजमेंट का। इसके साथ मैनेजमेंट खत्म, और वो है क्लास कोऑर्डिनेशन, तालमेल। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के लिए एसेंस है, यानी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है अलग अलग ग्रुप मेंबर के एफर्ट्स को, ताकि हम एक ही डायरेक्शन में जा सकें। और देखो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, और सबको यहाँ पहुंचना है। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाते, सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सके। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको हम अचीव कर सके। Coordination is the integration of the efforts of the group member so as to provide unity of action to achieve the organization goal। तो कोऑर्डिनेशन को कहते हैं क्लास आप सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हो। 5 फंक्शन तो है ही, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। लेकिन उन पांचों के 5 फंक्शन में जो तालमेल लेके आता है वो तालमेल बच्चों कोऑर्डिनेशन है। कुछ याद हो ना हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आप जरूर याद रखना। क्लियर है यहां तक? अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गया क्लास में, मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव मतलब काम को टाइम पे पूरा करना, और एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट में पूरा करना। किसी भी मैनेजर को इफेक्टिव नहीं होना चाहिए और एफिशिएंट नहीं होना चाहिए। हर मैनेजर को दोनों में एक बैलेंस रखना है, यानी कि इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होना चाहिए। बच्चों इफेक्टिव का मतलब क्या है, उसको काम को टाइम पे पूरा करना है, और एफिशिएंसी मतलब उसको लो कॉस्ट में काम को पूरा करना है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए क्लास, यानी टाइम पे काम पूरा होना चाहिए और लो कॉस्ट में भी काम को पूरा होना चाहिए। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये 2 पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, इन सब के बीच एक चीज जरूरी है, वो है तालमेल। जब तक प्लानिंग वाला ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट से तालमेल नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग वालों से तालमेल नहीं करेगा, स्टाफिंग वाला डायरेक्टिंग वालों से, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग वालों से, तो काम किसी भी कीमत पे पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो हर जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, हर फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ध्यान रखना, हर फंक्शन, भले ही फंक्शन अलग है लेकिन गोल आपका एक ही है, और हर फंक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं क्लास एक दूसरे के अंदर, मतलब कि फंक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर कोई मिसकंसेप्शन हुआ,
अगर क्लास इसके इससे नहीं बनती है तो लड़ाई झगड़े होंगे, केओस होगा, कन्फ्यूजन होगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। बेचने वाला कितनी मेहनत कर ले, बनाने वाला अच्छे से नहीं बनाएगा तो किस तरीके से काम चलेगा? और जब तक बेचने वाला बनाने वाले को बताएगा नहीं कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, ग्राहक क्या डिमांड कर रहा है, तब भी काम नहीं बनेगा। तो भैया सबको मिल-जुल के काम करना पड़ेगा। 2 दोस्त हैं ए और बी, दोनों के बीच लड़ाई है, लेकिन फिर भी अगर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है क्लास यहाँ तक? फॉर्मली दे आर बाउंड टू वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकंड है क्लास, एक तो देखो हर फंक्शन के अंदर चाहिए कोऑर्डिनेशन, हर लेवल पे चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर लेवल के अंदर तालमेल चाहिए। जब तक टॉप लेवल वाला बंदा मिडिल लेवल की बात को नहीं समझेगा, उससे बात नहीं करेगा, जब तक मिडिल लेवल वाला बंदा लोअर लेवल की बात को नहीं समझेगा, उससे बात नहीं करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। सो कोऑर्डिनेशन जो है रिक्वायर्ड है हर लेवल पे कहीं ना कहीं तालमेल की जरूरत पड़ती है। तो ये लिंकिंग पिन है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल क्या करेगा क्लास, बात करेगा टॉप से भी और लोअर से भी। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरत होती है। थर्ड है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, चाहे कितना ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो, जब तालमेल नहीं होगा, बातचीत नहीं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, जब तक आपके और मेरे बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, तब तक ना आपको मेरा पढ़ाया समझ आएगा, ना मुझे आपको पढ़ाने में मजा आएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर जगह काम आता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन सक्सेसफुली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी कंपनी लंबे समय तक तब तक नहीं टिक पाएगी जब तक उसके बीच तालमेल नहीं होगा। ऑल अदर फंक्शन विल नॉट वर्क प्रॉपरली इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन, बिना तालमेल के क्लास आप कोई भी फंक्शन क्लास प्लानिंग ना ऑर्गेनाइजिंग ना स्टाफिंग ना डायरेक्टिंग ना कंट्रोलिंग, कोई भी फंक्शन आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक तालमेल नहीं रहेगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो कोऑर्डिनेशन के फीचर की बात करें तो फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन का? तो सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट यानी कि जोड़ता है ग्रुप एफर्ट्स को। ये कहता है ना कि एक एक उंगली में कोई ताकत नहीं होती, जब पांचों उंगली मिलती है तब ताकत बनती है। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। देयर क्लास अलग अलग इंडिविजुअल है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सबका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, सबका अपना अपना गोल है। लेकिन कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसी चीज है जो इन सब चीजों को बांधे रखता है, इन सब चीजों को जोड़े रखता है और कहता है कि अपना खुद का गोल भूल जाओ, ऑर्गेनाइजेशन की मदद करो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की बात करो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हुआ तो ऑब्वियस है आपका भी गोल अचीव होगा। तो मुझे कंपनी में ज्वाइन करके ये नहीं सोचना कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अपने घर लेना है, मुझे अपनी सोशल सिक्योरिटी रखनी है, नहीं। मुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी, रिलायंस तरक्की करेगा, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, अगर ऐसी कंपनी तरक्की करेंगी तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज के एम्प्लॉय का भी भला होगा, कंपनी इनके एम्प्लॉयज की भी तरक्की करवाएगी। सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लास मैनेजमेंट की तरह सेम टू सेम जो आपने मैनेजमेंट के पढ़े होंगे ना, क्लास मैनेजमेंट के फीचर याद है ना सबको? बच्चों याद कर लेना अच्छे से। एक दिन टाइम दो, लेकिन एक चैप्टर खत्म करो, और ऐसे सिर्फ 12 चैप्टर है कुल। एक दिन एक चैप्टर खत्म करो, नोट्स मैंने आपको पूरे दे दिए, पेपर में लिख के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छे से इन्हीं को याद कर लो। एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली, ओनली देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेसफुली रन। तो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन तभी चलेगा जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को, कोऑर्डिनेशन को प्रॉपरली फॉलो करोगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन, सेम टू सेम मैनेजमेंट की तरह। मैनेजमेंट भी परवेसिव है, ये भी परवेसिव है, यूनिवर्सल फेनोमेनन है। कोऑर्डिनेशन आप पढ़ाई में भी चाहिए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, घर में भी चाहिए, स्कूल में भी चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए, क्लब में चाहिए, मैच में चाहिए। मैच में क्या होता है, जब दो खिलाड़ी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, रनआउट हो जाते हैं ना। आपने देखा है क्रिकेट मैच में दोनों खिलाड़ी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाए तो रनआउट हो जाते हैं। तो वही चीज है, कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है, हर जगह काम आता है। कोऑर्डिनेशन जानबूझकर किया जाता है। ध्यान रखना, मेरी और मेरे दोस्त की लड़ाई है लेकिन हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये मजबूरी है कि हमको तालमेल बना के रखना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। हम दुश्मन है फिर भी हम बातचीत करेंगे, क्यों? क्योंकि क्लास ये डेलिबरेट फंक्शन है, जानबूझकर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते चले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो
और आराम से जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन ध्यान रखना, प्लीज काइंडली नोटेड, इट इज नॉट द रिस्ट्रिक्टेड टॉप लेवल। कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है, ये जानबूझकर परफॉर्म किया जाता है हर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। क्लास लास्ट पॉइंट है क्लास, यहाँ पे हम चैप्टर को अपना एंड करेंगे आज। इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, कोऑर्डिनेशन का इंपोर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट, ग्रोथ इन साइज। अगर मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो शायद मुझे कोऑर्डिनेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं अगर मैं 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो उन सबसे कोऑर्डिनेशन करना, तालमेल करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी, कोऑर्डिनेशन की अहमियत उतनी ही ज्यादा होगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, उनके सैटरडे को या संडे को किसी हॉलीडे पे कोई गेम कराया जाता है, कोई स्पोर्ट, कोई पार्टी, ये सब करते हैं ताकि लोग एक दूसरे से घुले मिले बातचीत करें और सब लोग मिलके गोल को अचीव करने की बात करें। तो रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस व्हेन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन का रोल बढ़ेगा। सब लोग हारमोनी यानी कि मेल जोल से काम करेंगे, एक ही डायरेक्शन में, दिशा एक ही होगी। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो गोल कैसे अचीव होगा? सबको एक ही दिशा में चलना है। अगला है क्लास फंक्शनल डिफरेंशिएशन। आप सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शंस होता है, सबके फंक्शन भले ही अलग अलग हैं लेकिन सबका एम एक ही है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किया है, टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी डिपार्टमेंट और सेक्शन performing different function. All these functions are important for achieving the overall goal of the organization. Therefore coordination is essential for integrating the function. तो coordination class जरूरी है functions को integrate करने में, functions को जोड़ने में। थर्ड पॉइंट है क्लास स्पेशलाइजेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर वेरियस एक्सपर्ट एट वेरियस डिपार्टमेंट एंड दे फील दैट दे आर ओनली द क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन। बच्चों देखो, सबसे पहली बात साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तीसरा है स्पेशलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं और हर एक एक्सपर्ट सोचता है कि मैं ही अपने काम में माहिर हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स के बीच ईगो हो सकता है, अहंकार हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वो उन अहंकार को मिटाता है, सबके बीच में तालमेल लेके आता है। भैया किसी कोई छोटे लेवल का एम्प्लॉय हो चाहे बड़े लेवल का एम्प्लॉय हो, दोनों जरूरी हैं। अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो मालिक क्या करेगा भाई? मालिक को कमा के एम्प्लॉय ही देते हैं और एम्प्लॉय को भी रोजगार मालिक देता है। तो दोनों को समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हम दोनों का रोल है, कोई एक महान नहीं है। और जो भी क्लास एक्सपर्ट है, जो भी क्लास स्पेशलिस्ट है, उन सब के बीच में तालमेल लेके आता है कोऑर्डिनेशन। इफ ऑल एक्सपर्ट वर्क इन देयर ओन वे, हर एक एक्सपर्ट अपने हिसाब से काम करेगा तो क्या होगा? क्योस होगा, कंफ्यूजन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, coordination required so that all expert and specialized people move towards a common goal without any ego and confusion। तो बिना किसी ईगो कंफ्यूजन के सब लोग एक ही दिशा में चल सकें, ये कोऑर्डिनेशन का मेन मोटिव। क्लियर है यहां तक? कीवर्ड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेडिंग को बस याद रखना और जो अंदर का है वो अपने आप ओन लैंग्वेज बना के लिखना। कीवर्ड्स जो है वो धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा कैसे लिखना होता है। अगर आप मेरे नोट्स को याद कर लो ना, तो मैंने अपने नोट्स के अंदर सारे कीवर्ड रख रखे हैं। जैसे स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको रखना है क्या? कोऑर्डिनेशन लिखना है इसके अंदर, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लिखना होता है, हर एक्सपर्ट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, ये लिखना होता है। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड लिखना है, यहाँ वहाँ की बेसिक हिंदी लिखनी नहीं है, जो बेसिक प्रॉपर तरीका है, स्ट्रक्चर है लिखने का, वो आपको लिखना है। आप हर कोई बीएसटी का टेस्ट मैं एमसीक्यूज में लूंगा नव्या, और आपको पेपर भी दूंगा, डोंट वरी। आप सब लोग फटाफट बीएसटी का 1 चैप्टर खत्म करो, टारगेट बनाओ 1 या 2 दिन लो, 1 चैप्टर खत्म करो। मैं बहुत ही जल्दी इसका टेस्ट और असाइनमेंट जल्दी आपको मिलेंगे। सब लोग क्लास चैप्टर 1 खत्म करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हमने चैप्टर 1 खत्म किया, अगली क्लास में एक नया चैप्टर से हम शुरू करेंगे, पर उससे पहले संडे को आप ये पूरा खत्म कर लेना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से पूरा टॉपिक खत्म कर ले। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।